नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे किस तरह से एक यूपीएससी जो लवासना पहुँचने का एक रास्ता है आपका, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए। मैं हमेशा इसको ब्लूप्रिंट इसलिए कहता हूँ कि जब भी कोई फ़िल्म या जब भी कोई मूवी या कोई कुछ भी बनता है, किसी भी चाहे नींव आप मकान बना पा रहे हो, तो उसको पहले क्या करते हैं डिज़ाइन करते हैं, कि इसमें कौन-कौन सा कमरा कहाँ होगा, या डाइनिंग टेबल कहाँ होगा, किचन कहाँ होगी, बाकी चीज़ें कहाँ-कहाँ रखी जाएँगी। इवन हम यहाँ तक भी करते हैं कि हमारा पूजा घर कहाँ होगा। उसके उपरांत जिस तरीके से हम लोग कोई फ़िल्म को बनाते हैं तो पहले उसकी स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। और जब हम स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि भाई कौन-सा जो टाइटल है या कौन-सी जो इसकी फ़िल्म की स्टोरीज़ है या गाना है, जो कॉमेडी है, वो कहाँ-कहाँ इसको हम लोग इनबिल्ड करेंगे आराम से उसको। तो ऐसे ही जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चलते हैं, तो मेरा एक यही मानना होता है कि यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है, तैयारी करने में ही सबसे अधिक समय लगा देता है बार-बार कि 1 हफ्ते बाद ये करना है। क्यों? उसका पता है कि उसने अपने जीवन का या अपने यूपीएससी के साथ जो तैयारी करने का ढाँचा है, उसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाया है। अब ये ब्लूप्रिंट क्यों बनना ज़रूरी है? जब आप घर से निकलेंगे और घर से निकलने के बाद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलेंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप बार-बार पूछने का प्रयास करेंगे कि भई मेरे मामा का घर कहाँ पर है, फूफा का घर कहाँ पर है, ससुराल कहाँ पर है आपकी? तो यदि आपको वो यही नहीं पता कहाँ पर है, तो फिर क्या करेंगे? भटकते रहेंगे उन चौराहे पर। तो यहाँ यूपीएससी एक भीड़ का हिस्सा बन के ना, अगर आप मान लेते हैं कि अगर डिफरेंट तरह की तैयारी करते हैं, तो सफलता पाना बहुत आसान। लेकिन सफलता पाने के लिए एक ही रास्ता है कि आपके जीवन के साथ-साथ कि मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल जितनी भी आप तैयारी के लिए देके आए हैं इस यूपीएससी की यात्रा में, तो उसका ब्लूप्रिंट कैसे बने? एग्ज़ाम्पल को समझिएगा, इस एग्ज़ाम्पल को समझने से पहले जब तक आप यूपीएससी का ब्लूप्रिंट नहीं बनाएँगे, तो आप बार-बार 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अपनी तैयारी को कहीं न कहीं एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे और यूपीएससी पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम है, व्यक्तित्व का एग्ज़ाम है, स्मार्ट वर्क का एग्ज़ाम है। इस यूपीएससी हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क का एग्ज़ाम है। यदि आप ये बोले कि हार्ड वर्क का ही हम लोग एग्ज़ाम है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक गाँव का वो व्यक्ति जो लगातार अपने फावड़े से खेती कर रहा है और एक जो दूसरा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी से खेती कर रहा है, आप खुद जाँच पाएँगे किसमें अंतर है खेती करने में। तो इस तरीके से अगर आप यूपीएससी की तैयारी में अगर अंतर पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए एक ही रास्ता है कि आप यूपीएससी का ब्लूप्रिंट बनाएँ। अब ये प्रश्न बन जाता है कि ब्लूप्रिंट बनाएँ कैसे? हर किसी विद्यार्थी के ज़हन में, दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ब्लूप्रिंट बनेगा कैसे? ब्लूप्रिंट के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये आप जानते हैं यूपीएससी त्रिस्तरीय एग्ज़ाम है, जहाँ से पहली यात्रा प्री से स्टार्ट होती है। ये लोग बहुत बोलते हैं कि बहुत ईज़ी एग्ज़ाम होता है या टफ एग्ज़ाम होता है, मुझे नहीं पता। ये आप अपने अनुकूल आधार पर देख सकते हैं कि टफ है, ईज़ी है। हर किसी का अपना-अपना दायरा होता है लेने का कि क्या इस तरीके से इसको तैयारी करेंगे। देन उसके बाद मेंस का होता है और लास्ट जो बचा हुआ है वो इंटरव्यू। इसके बाद भी एक यात्रा होती है जिसको हम लोग मेडिकल टेस्ट वगैरह, फिटनेस टेस्ट वगैरह कहते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखने को आपको मिलेंगे कि कुछ लोग फिटनेस से भी बाहर हो जाते हैं। इसका लिया ईरा सिंघल इसका एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल भी है। अब बात बन जाती है कि प्री और मेंस और इंटरव्यू और यहाँ से तैयारी करने के लिए चीज़ों को कैसे मैनेज करें? एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करिएगा एक जो मछली को मारता है, मछली मार उसे हम लोग कह सकते हैं। वो तालाब में जाए, वो तालाब में जाने के लिए क्या करे, यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा? हाथ से मछली पकड़ने का प्रयास। आप जान पाएँगे कि वो मछली आएँगी भी, नहीं भी आएँगी, कोई कन्फर्मेशन नहीं है और आएँगी भी तो एक आधी आ जाएगी। इससे हम ये समझते हैं कि जब भी आप जाएँगे मछली को मारने के लिए हाथ से पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? आप मछली को नहीं पकड़ पाएँगे, पकड़ भी पाएँगे, एक आध पकड़ और यही मछली वाला इस तालाब में जाने के बाद यदि यहाँ जाल बिछा दे पहले, तो जाल बिछाने के बाद जब वो मछली पकड़ने का प्रयास करेगा, तो आप ये बिल्कुल स्वतः ही जान पा रहे होंगे कि मछली फँसेंगे ही कन्फर्म। 1 फँसे, 2 फँसे, 3 फँसे, वो उसमें फँस जाएँगी और मछली के साथ-साथ जो कूड़ा-करकट बाकी चीज़ें उसमें होंगी तालाब में, वो भी उसमें फँसने का प्रयास करेंगे, फँस जाएँगी। इससे आप क्या समझते हैं? इन दोनों एग्ज़ाम्पल से बड़े ईज़ी वे में बता रहा हूँ आपको मैं, कि जब तक आप यूपीएससी का जाल नहीं बिछाते हैं, तब तक आप इस तरीके से हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं, जाल नहीं बिछाएँगे, तो आपके दिमाग में क्या होगा? यूपीएससी की डिमांड क्या है? कांसेप्ट बेस्ड काम करता है, फैक्ट बेस्ड काम करता है, अप्लाइड पे बेस्ड काम करता है। तो जब आप जाल नहीं बिछाएँगे, तो हो सकता है कि आपने फैक्ट फैक्ट पे काम कर लिया हो, कांसेप्ट कहाँ चला गया? अप्लाइड पार्ट कहाँ चला गया? एप्लीकेशन कैसे कर पाएँगे? स्मार्ट वर्क कैसे कर पाएँगे? तो यही मैं कहता हूँ कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए पहले आपको जाल बिछाना पड़ेगा किसी टॉपिक के प्रति, किसी विषय के प्रति या किसी पूरी स्ट्रेटेजी के प्रति आपको जाल बिछाना है। और जब वो जाल बिछ जाएगा तो उसमें क्या होगा? सब चीज़ें समाहित हो जाएँ। और जब यूपीएससी का एग्ज़ाम आएगा 2 घंटे के उस हॉल में, आप उन चीज़ों को रिकॉल आराम से
कर पाएंगे। चलिए आज की इस यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं कि ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, इसका एक विषय बन जाता है। पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए ब्लूप्रिंट बनाने के लिए तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी के करने के लिए तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, आपके पास कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। अब ये कॉमन नॉलेज क्या है, सामान्य जानकारी क्या है, इसके बारे में समझेंगे अभी। साथ में नंबर टू, एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान रखना। और तीसरा क्या है, जो रिवीजन है, मॉक टेस्ट वगैरह है या जो हम लोग देते हैं टेस्ट वगैरह, उसका क्या रोल रहता है इसके बारे में। अगर आप तीन चीजें आपके पास है तो यूपीएससी जो क्रैक करने का जो जाल है आपका, वो बिछ जाएगा। अब प्रश्न बन जाता है कि कॉमन नॉलेज क्या है, कॉमन नॉलेज को कैसे गेन करें, कॉमन नॉलेज को कहां से प्राप्त करें। लंबी यात्रा है, वन बाई वन करके हम लोग चलेंगे, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति ने कॉमन नॉलेज को इकट्ठा कर रखा है, एडवांस नॉलेज नहीं है, क्रैक नहीं कर पाएगा। एडवांस नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है, टेस्ट नहीं दिया है तो रिवीजन नहीं किया है तो क्या होगा, वो क्लियरिटी के साथ उसका टॉपिक का जो कंसेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, उस पर उसकी क्लियरिटी हासिल नहीं हो पाएगी। अब ये कॉमन नॉलेज क्या है, अगर आप यूपीएससी की प्री की बात करें तो 100 क्वेश्चन में अगर आपके पास कॉमन नॉलेज है तो आप ये कह सकते हैं कि 25 से लेकर 30 प्रश्न के आसपास यहाँ कर पाएंगे। इसे कॉमन नॉलेज कहते हैं। यानी वो प्रश्न जो हर किसी विद्यार्थी को आते ही हैं, हर कोई विद्यार्थी कर लेता है, और वो तुमको नहीं आते, तो आप समझ पा रहे हैं कि सबको आते हैं, तुमको नहीं आते, तो मतलब आप जान पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं इन कॉमन नॉलेज से अपरिपक्व हैं, इन प्रश्नों को नहीं कर पाए। उसके बाद एडवांस अगर नॉलेज आपके पास है तो आप यहाँ पे अगर ये बोलें कि लगभग आप पहुंच पाएंगे 40 से 45 प्रश्नों के आसपास। अब बात ये बन जाती है कि जब प्रीलिम्स का एक टारगेट लेके मैं आपको एग्जाम्पल बेस बता रहा हूँ कि कॉमन नॉलेज से 25 से प्रश्न 30 कर लिया, एडवांस नॉलेज को जो उसमें जोड़ लिया 40 से 45 कर लिया, लेकिन ये हमें लगभग 50 क्वेश्चनों का, 50 से 55 क्वेश्चनों का सही करने का एक दायरा आता है कि जहां से हम यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वहां पे इसका भी एक अहम योगदान हो जाता है कि रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कैसे दें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। ये आपने बेहतर किया तब जाके आप 50 से 55 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। कोई ये बोले कि 70-80 क्वेश्चन कर पाएंगे, तो ऑन टाइम एग्जाम हॉल में 70-80 क्वेश्चन सही करना किसी की दम की बात नहीं। तो अगर हम वन बाई वन करके समझें कॉमन नॉलेज कहाँ से आएगी, इसकी यात्रा को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए तीन चीजों का या तीन नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आइए चर्चा करते हैं पहले पर, कॉमन नॉलेज कहाँ से आएगी। ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। कॉमन नॉलेज उसे कहता हूं, जब आप फिल्म बनाएंगे तो फिल्म बनाने के लिए उसको कई हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे, और जब कई हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से कुछ बातें आपके दिमाग में हिट हो जाएंगी। जैसे अगर कॉमन नॉलेज का मतलब होता है कि कहां से आएगा, पहला जो बेसिक पॉइंट है वो आएगा एनसीईआरटी। आपने अगर अपने जीवन में एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट सेशन में नए सेगमेंट में आपसे चर्चा करूंगा, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ओल्ड पढ़े न्यू पढ़े, सब डिस्कशन करें। लेकिन जिस व्यक्ति ने एनसीईआरटी को पढ़ रखा है पहले या नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी जो एनसीईआरटी में चीजें, कॉमन नॉलेज का मतलब है कि जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर वो पता है तो एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना एनसीईआरटी पढ़े भी लोग आईएएस बनते हैं और पढ़ के भी आईएएस बनते हैं। डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ये नॉलेज थी तो मत पढ़िएगा, अगर नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर टू पॉइंट आता है कि यहां से जब एनसीईआरटी को आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक ऐसा मेंटोर, जो कोचिंग जो कराता हो या नहीं कराता उससे कोई मैटर नहीं कर रहा। हमेशा मैं कहता हूं कि यूपीएससी के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोच की रिक्वायरमेंट है। कोच मतलब जो आपको डायरेक्शन दे सके, कोच मतलब जो आपको बता सके कि सही समय पर ये सही है, ये गलत है, ये डायरेक्शन दे सके, इसलिए उसको मैं कोच कहता हूँ। तो आपके पास जो मेंटोर है, जो गाइडेंस है, जो आपका एडवाइजर है, वो आपके पास कैसा है, वो कॉमन नॉलेज बेस्ट दे पा रहा नहीं पा रहा है। तो अगर मैं एक ही शब्द में कहूं कि कॉमन नॉलेज कहाँ से आएगी, तो कॉमन नॉलेज यहां से हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह से ही आएगी। ये आपके पास है तो आप 25 से 30 प्रश्न बिना किताबों के भी कर सकते हैं। तो रियल है, यहां से पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में जानेंगे एनसीईआरटी का रोल, सब चीजें हम लोग बात करेंगे, लगे रहिएगा, देखते रहिएगा चीजों को। और नंबर टू बात आती है यहाँ पे एडवांस नॉलेज की। जब आप कॉमन नॉलेज से चीजें इकट्ठा कर लेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, या अर्थक्वेक क्या होता है, सब जान लेंगे, तो वहां चीजें एड ऑन करनी होती हैं। वहां सैद्धांतिक सिद्धांतों पे काम करना होता है, वहां थियोरटिकल चीजें काम करनी पड़ती, वहां प्रैक्टिकल चीजें काम करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपके पास एक जो एडवांस नॉलेज है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी आपकी एडवांस बुक से। अब एडवांस बुक कौन कौन सी क्या पढ़े, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, इसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा। लेकिन जब आप किसी भी हर सब्जेक्ट की यूनिक बुक अगर आप एक पढ़ेंगे तो वहां से चीजों का करेंगे, उसमें एड ऑन करना स्टार्टिंग करेंगे।
आपने एनसीईआरटी में ये जान लिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है, डेमोक्रेसी में कौन-कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ जानेंगे कि वर्तमान की जो डेमोक्रेसी है वो कैसे चल पा रही है। वर्तमान की डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ एडवांस में जान पाएँगे। तो यहाँ हर किसी सब्जेक्ट की आपके पास एक एडवांस बुक होनी चाहिए। इसके लिए लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, कोचिंग जॉइन कर लेते हैं। अगर कोचिंग कोच ने तुम्हारे एडवांस बुक को कहीं न कहीं बराबर कर दिया है कि जहाँ बुक से आप जो चीज़ें पढ़ते, वहाँ अपनी कोचिंग से, गाइडेंस से, मेंटर से पढ़ लिया है, तो वहाँ बुक की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, वहाँ आपके नोट्स ही क्या होते हैं, इनफ हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में आप जान पा रहे होंगे, इस बाजार की दुनिया में कोचिंगें इतनी हो चुकी हैं, इतने यूट्यूब चैनल हो चुके हैं कि हम ये सच नहीं कर पाते, ये जज नहीं कर पाते कि ये सही है, गलत है। बाजार में हर चीज़ बिक रही है, बाजार में हवा-पानी भी बिक रहा है, तो बाजार में एजुकेशन भी बिक रही है। तो एजुकेशन बिक रही है तो लेकिन दिक्कत ये है कि खरीदार कौन लोग हैं? खरीदार अनर्थ वो लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि सही क्या गलत है, इसलिए वो किसी भी दुकान पे पहुँच जाते हैं और वहाँ लुट के अपनी दुनिया को बर्बाद कर लेते हैं। जब बच्चा 12th पास कर लेता है तो 12th पास के बाद यूजी करने के बाद उसका सपना होता है आईएएस करूँगा। लेकिन वो किसके चुंगल में फँसता है? वो किसकी कह सकते हैं कि वहाँ उसके चौखट पर माथा टेकता है। वो आपके पास किस तरीके से आपको गाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, डिपेंड करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने चलते रहेंगे। किसी ने कहा कि आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े होने के बाद 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलिएगा, आपको लवाशना मिल जाएगा या आपकी सफलता मिल जाएगी। आपने कहा भैया ठीक है 3 किलोमीटर थे, आपने रनिंग करके जबरदस्त तरीके से यहाँ तक पहुँचे। लेकिन उसने कहा था कि 3 किलोमीटर रन करना है, दौड़ना है। अब यहाँ पहुँचे, आपने कहा भैया सफलता कहाँ है? तो उसने कहा, जब आप टाइम वेस्ट कर चुके हैं यहाँ रनिंग रनिंग करने के बाद, कि सफलता यहाँ नहीं थी, सफलता यहाँ थी, इधर 3 किलोमीटर। तो आपने क्या किया? ऐसा करने से जब आप यहाँ खड़े हैं, जो आपका मेंटर है, आपका गाइडेंस है, आपका जो एडवाइजर है, अगर उसने ये डायरेक्शन दे दी 3 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन ये नहीं बताया कि यहाँ इधर दौड़ना है, इधर दौड़ना है, तो ऐसा करने से जो दूरी यहाँ दौड़े हो, तो 3 तो जो दूरी थी यहाँ पे जाने की 3 किलोमीटर, और दूरी कितनी हो चुकी? 6 किलोमीटर। तो आपका बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट किताबें, बेस्ट मेंटोर, बेस्ट पर्यावरण, एनवायरमेंटल, बेस्ट जो आपके आसपास का माहौल है, अगर नहीं होगा, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर चली जाएगी। आज के समय में लोग क्लिपिंग पे विश्वास करने लगे हैं। आज के समय में लोग यूट्यूब की दुनिया में, चमकती दुनिया में कहीं न कहीं अपने जीवन को भस्म करने पे लगे हुए हैं, ध्यान रखना। उनको ही नहीं पता कि सही क्या है, गलत है। लेकिन जब यहाँ पहुँचेंगे, तो मेरे अंदर भी, तुम्हारे अंदर, किसी के अंदर भी यहाँ तक एनर्जी नहीं होगी कि वापस अब जहाँ 3 था उसकी जगह 6 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएँ। इसलिए यहाँ एडवांस नॉलेज में, एडवांस बुक में, एडवांस नोट्स वगैरह में, इन सबों में महत्वपूर्ण रोल होता है कि कौन-सी बुक का चयन करें। मैं अपने अनुभव से आपके सामने इस मंच को साझा करूँगा पूरी यात्रा में। आप लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें, यहाँ से सेकंड पॉइंट बनता है रिवीजन का, मॉक टेस्ट का। जब आप 40-45 क्वेश्चन कर पाएँगे एडवांस नॉलेज से, तो रिक्वायरमेंट होती है रिवीजन कैसे करें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तैयारी के लिए सबसे ज़रूरत है, पहले स्ट्रेटेजी पे काम करिएगा। स्ट्रेटेजी जितनी ज़बरदस्त होगा, उतना अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा, उतना अच्छा आपका मॉक टेस्ट लगा पाएँगे। स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होगी, प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, रिवीजन अच्छा नहीं होगा, मॉक टेस्ट अच्छे नहीं होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, 4 स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रेटेजी को बेस्ट बनाइएगा, चाहे उसको 1 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे। अगर मुझे किसी को पेड़ को काटना है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी आरी को चाटने का प्रयास करूँगा, उसको बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करूँगा और वो आराम से कट जाएगी। और यदि वहाँ पे जो हमारे पास औज़ार हैं, वो सही नहीं है, तो उसको काटते रहिए, जीवन वो कटेगा ही नहीं। हर एग्ज़ाम्पल में आप समझ लेते हैं। इसलिए यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रश्न बन जाता है, आज के इस बाजार के दौर में लोगों ने कट कॉपी पेस्ट करने में महारत हासिल कर लिया। कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, वो लगा दिया कि भैया लो, 1000 रुपए का मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, 50 मॉक टेस्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, लगाइएगा और जाके सफल हो जाइएगा। भाई यूपीएससी जब वो एग्जाम टेस्ट में जिस इंस्टीट्यूट की, जिस कोचिंग की एक्सपर्टीज ही नहीं है उस टेस्ट को बनाने की, और वो टेस्ट बनाएगा तो क्या होगा? प्रश्न कहाँ से लेके आएगा? वो कट कॉपी पड़ेगा, और वो रिसर्च नहीं कर पा रहा। जो रिसर्च नहीं कर पा रहा, तो दुर्लभ रेयर ज्ञान वो पूछेगा। और जो दुर्लभ रेयर ज्ञान पूछेगा, मान लीजिएगा आपको 3 से 4 प्रश्न ऐसे मिले जो आपने कभी जीवन में देखे ही नहीं थे, और उसके लिए तुमने क्या होगा? आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। यार ये प्रश्न कहाँ से आते? उसके लिए फिर क्या करेंगे? नई कोचिंग लगाएंगे, नई नोट्स परचेज करेंगे, नई किताबें परचेज करेंगे, और उसके बाद फिर 1000 जो पेजों की किताब है उसको लाएंगे यहाँ से। और इन 3 प्रश्नों के लिए यूपीएससी भी तो यही कहता है कि भैया 100 में से 50 क्वेश्चन सही करना है, तो जरूरी थोड़ी है कि इन तीनों को याद करना ही। तो डिपेंड करता है कि हमें छोड़
तो आज के समय में बड़ा गंभीर विषय बन जाता है कि टेस्ट कैसे लगाएं, किस संस्थान के लगाएं, किस प्रकार से एनालाइज करें। बच्चे यूपीएससी का 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं, वहां से 50 क्वेश्चन वहां उन लोगों ने मान लो 50 क्वेश्चन सही कर लिया, तो बाकी जो क्वेश्चनों को जो उन्होंने दिया है यहाँ विश्लेषण किया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको वहां पे देखा और टिक करके भाग जाते हैं। ऐसा नहीं कर, टेस्ट लगाने के कई प्रकार होते हैं। मान लीजिएगा कि यहाँ से 100 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन आपने सही किया, जो 50 तुम सही नहीं कर पाए, आप समझ पा रहे हो कि तुम्हारे अभी वो 50 टॉपिक क्लियर नहीं है जो यहाँ नहीं कर पाए। लेकिन जो इसने दिया है वो इस क्वेश्चन के आधार पर दिया है इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन तुम्हें करना वो है जो 50 क्वेश्चन 50 टॉपिक नहीं कर पाए। अभी उन टॉपिकों में हो सकता है कि जो यहाँ चीजें नहीं है वो और भी तुम्हारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी। इसका मतलब ये है कि आपको ये 50 टॉपिक को मार्क करना चाहिए, उसके बाद उन टॉपिक को रिवीजन पे कन्वर्ट करना चाहिए। इस तरीके से एक टेस्ट लगाने में 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, लेकिन क्लियरिटी जब निकल के आ जाएगी। एक टेस्ट लगाने पे आपने 50 टॉपिक पढ़े, अगर आपने 10 टॉपिक लगा लिए तो मैं कह सकता हूं कि 500 टॉपिक पढ़ लिए। 1000 टॉपिक का तो एग्जाम ही है यूपीएससी प्रीलिम्स भाई, देख रहे हो ना। तो जो चीजें रिवीजन बार बार करेंगे, तो यहाँ इन पे बिलीव नहीं करना है, संस्थान क्या लगाए हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जरूरी है कि हमारा जो प्रश्न गलत हो रहा है यहाँ 50, वो फैक्ट वाला गलत हो रहा है, कंसेप्ट वाला गलत हो रहा है। ये जो अप्लाइड पार्ट है करंट के स्टैटिक डायनामिक पार्ट को आपस में लिंक नहीं कर पा रहे हो, डायनामिक पार्ट हमारा रेडी नहीं है, ये अगर नोट डाउन नहीं करेंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे, तो चाहे तुम 1000 टेस्ट लगा लो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आज की इस चर्चा में हम यही बोलना चाह रहे हैं कि यूपीएससी की ब्लूप्रिंट के लिए, लवासना की यात्रा तय करने के लिए, हैदराबाद की यात्रा तय करने के लिए, या अगर यूपी पीसीएस देंगे तो वहां पे लखनऊ की यात्रा तय करने के लिए, उपाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर किसी एग्जाम का एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, कॉमन नॉलेज से, क्लियर है। उसके बाद एडवांस नॉलेज से, दोनों जुड़ जाएंगी तो रिविजन से उसमें क्या कर लेंगे, क्लियरिटी पैदा करेंगे, उसके बाद चीजें बन जाएंगी। तो अगले सेशन में हम लोग जानेंगे किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें, प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ें, कॉमन नॉलेज कैसे इकट्ठा करें, एडवांस नॉलेज इकट्ठा कैसे करें, किन किन बुकों का चयन करें, बुक का चयन करने का उनको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कोचिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके जीवन में कोच की रिक्वायरमेंट, कोच रिक्वायरमेंट होगा जब हम मैदान में खेलने के लिए जाते हैं, तो वो हमारा कोच नहीं खेलता है, हमें कोच नहीं खिलाता है, बस वो गाइड करता है कि भाई तुमको छक्का मारना है तो उसके लिए आगे इतना बढ़ना पड़ेगा, बॉल को फेंकना तो स्विंग करने के लिए यहाँ घुमानी पड़ेगी बॉल को, बिकॉज क्योंकि हमें वो गाइड कर रहा है। तो हमारे लिए गाइडेंस जरूरी है, हमारे पास मेंटर जरूरी है, हमारे लिए कोचिंग जरूरी नहीं है। लेकिन आप जान पा रहे हैं जितना भी आज इस भारत में कोचिंगों का हब बना हुआ है, चाहे वो लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, जहाँ जहाँ भी हैं, या भोपाल, अदर अदर स्टेट्स में जहाँ भी हैं, उनका मुझे क्लासरूम रिजल्ट दिखा। क्लासरूम रिजल्ट कब का है, जब कोचिंग बच्चा कर लेता है, उसके बाद उसे लगता है कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो अनर्थ है, यूपीएससी के लायक नहीं था, मुझे उसके लिए बनाया नहीं गया था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको बात घूमने एडवांस नॉलेज पे आना। नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे कैसे एनसीईआरटी पढ़ें, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन कैसे चयन करें, यूपीएससी की पूरी जर्नी, यूपीएससी की पूरी यात्रा में आने वाली समस्याओं का समाधान इसी मंच पे मैं आपको करूंगा। और मेरे साथ पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, जहां जहां बोलेंगे, जिस पे काम करने के लिए बोलेंगे उस पर करेंगे। तो मैं अपने अनुभव से, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके सामने, ध्यान रखना, चीजों को रिप्रेजेंट करूंगा। ये सत्यता की मैं प्रमाणता के साथ आपके साथ समृद्ध हूँ, या कह सकता हूँ कमिटमेंट हूँ, जो चीज होगी वो सत्यता के साथ बेस्ट होगी। इसके लिए आज की चर्चा को हम यहीं विराम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसकी यात्रा के लिए आप अपने जीवन का, अपने एग्जाम का, हर चीज का ब्लूप्रिंट बनाइए। जब ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन की स्पीड है बहुत आराम से फास्ट हो जाती है, और डायरेक्शन नहीं है तो बार बार रुकेंगे, सब चीजें करते रहेंगे। आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम करते हैं। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें, लव यू ऑल।